So hello and welcome everybody. This is Jonathan Matthew, your NEET physics educator and welcome to the amazing channel of NEET Nova. और आज हम लोग वापस कंसेप्ट स्ट्रीक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं. आई होप सो आप भी अपना स्ट्रीक कंटिन्यू कर रहे हो. और आज मैं लेके आया हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस. ये अगेन आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. बहुत सारे सवाल बनते हैं कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, अलॉयज और फिर कैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है टेम्परेचर में, क्या वो डिपेंडेंट भी है, ये सब हम लोग बहुत जल्दी देखेंगे. ठीक है, तो जैसे कि आप मुझे जानते हो, माय नेम इज जॉनथन, आप मुझे प्यार से जॉनी सर बुलाते हो. तो लेट्स मूव अहेड. ओके, सो जैसे कि मैं बोलता हूं कि हाथों में पेन, ध्यान बोर्ड पे और दिल मंजिल पे. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग को यह बात समझना है कि भाई ये रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है. ठीक है, ये रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है. जैसे कि मैंने लिखा है कि इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. जैसे कि फ्लो ऑफ चार्जेस मैंने क्या बोला था, फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब क्या होता है, करंट होता है. वही होता है ना, अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट तो बनेगा ही. अच्छा हाँ, इतना तो मालूम है. ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या है, रुकावट. ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट. तो जो तुम्हारे फ्लो ऑफ चार्जेस को तुम रोक के रख रहे हो या तुम रुकावट दे रहे हो या तुम उसको कुछ बाधा डाल रहे हो बीच में, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं. है कि नहीं. ये तो अपना एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड हुआ. अच्छा, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कर कौन रहा है, ये रुकावट डाल कौन रहा है, ये रुकावट है तुम्हारे कर्नल्स डाल रहे हैं. ठीक है, तो अभी तुम एक काम करो, तुम्हारा जो ध्यान है वो तुम इधर लगाओ, ये वाले डायग्राम पे. यहां पर अगर तुम देखोगे, यहां पर एक 20 वोल्ट का बैटरी है, वो मैंने कंडक्टर से कनेक्ट करके रखा है. और यहां पर ये जो सिलेंडर है वो आपका कंडक्टर है. और इसमें आपका ये कंडक्टर होने के कारण बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो ओके, इतना हम लोग को समझ में आ गया. तो अभी मैं ये बोलता हूं कि ये जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर होने के कारण बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर करंट आपका ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन आपकी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा. उसके लिए मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर देके रखा है. अच्छा, इतना हमको समझ में आया. बट आपको एक बात समझना है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है जब वो ट्रैवल करेगा तब वो, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, इसको कर्नल्स बोलते हैं. अभी ये कर्नल्स मतलब क्या होता है, कर्नल्स मतलब अभी समझो कंडक्टर जो है, ये जो कंडक्टर जो है आपके कॉपर मटेरियल से बना है, सीयू से बना है. तो अगर सीयू से बना है तो इसको कौन से एटम से बना होगा, ये कॉपर एटम. अच्छा, अगर कॉपर एटम, ये जो कॉपर एटम है, इसको इसमें से आयोनाइज करके मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जो Cu प्लस बनता है ना, जो Cu प्लस बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्नल. समझ में आ रहा है. सो दिस थिंग इज नोन एज अ कर्नल. समझ में आ रहा है. अच्छा, अभी ये जो कर्नल्स है, यहां पर मैंने ऑरेंज कलर से मैंने रिप्रेजेंट करके रखा है. तो ये सब आपके कर्नल्स हो गए. तो आप एक बात इतना समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन है, आप समझो गाड़ी है, और ये भी जो है, ये भी ऑरेंज कलर भी आपके गाड़ी है. तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, जब ऐसा फ्लो करेगा, अरे कोलाइड कर लिया, वापस फ्लो करेगा, अरे कोलाइड कर लिया. तो ये जो कोलिजन जो हो रहा है, ये जो बाधा जो डाल रही है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस. क्या आपको समझा. मैं आपको एक और बताता हूं. ये देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो होते जा रहे हैं, बट फ्लो होते ही कंडक्टर में क्या हो रहा है, कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन खुद एक दूसरे भिड़ रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और ये कोलिजन की वजह से आपका रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है. जितना कम कोलिजन उतना कम रेजिस्टेंस. उसके लिए मैंने यहां पर लिखा है दैट द नंबर ऑफ कोलिजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. मतलब क्या, अगर आपका कोलिजन ज्यादा हो रहा है, आपकी रुकावटें ज्यादा हो रही है, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा. मैं वही तो बोल रहा हूं. तो ये आपको एक रिलेशन याद करना है. और यहां पर मैंने क्या लिखा है कि रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, इट इज द ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद कर्नल्स. या इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी भिड़ सकता है, उससे भी आपका रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है. तो अगर आपको ये स्लाइड पूरा समझा है ना, तो मतलब आपको रेजिस्टेंस पूरा फील आ चुका है. आगे बढ़ते हैं. फिर अभी फॉर्मूला थोड़ा मैं ध्यान देना चाहता हूं. ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने ये R इज इक्वल टू रो एल बाई ए तो आपने देखा ही होगा, आपके छोटे क्लासेस में भी देखा है. बट इसको हम लोग अभी थोड़ा रो को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली आया कहां से. अच्छा, उसके लिए मैं आपको ये वाले फॉर्मूला में लेके आना चाहता हूं. इसके डेरिवेशन में मैं अभी तो जान ही रहा हूं. आप इतना भर पे भरोसा करके रखो, जो यहां पर मैंने लिखा है सही लिखा है, मैं इसको पूरा फील दे दूंगा. यहां पर जो R जो है, दैट इज रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, वो अपना आता है M इंटू एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए. यहां पर ये टी नहीं है, टाउ बोलते हैं इसको. ठीक है, अच्छा, अभी इसमें एक एक मतलब क्या है मैंने यहां पर लिख के रखा है. मैं एक और बार बोल दूंगा, बट यहां पर मैंने लिख के रखा है, तो आप साइड बाय साइड आप नोट करके रख सकते हो कि मैं क्या चीज बोल रहा हूं. M यहां पर अपना मास ऑफ चार्ज कैरियर है. तो यहां पर अभी चार्ज कैरी कौन कर रहा है, यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो. या दैट इज M. L क्या है, दैट इज L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर. L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर. मतलब अगर जो भी तुम्हारा कंडक्टर का जो लेंथ है, मतलब फॉर एग्जांपल ये वाले केस में अगर ये मेरा कंडक्टर है, तो ये उसका लेंथ है. जिस लेंथ में चार्ज कैरी हो रहा है या फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग L बोलते हैं. अच्छा,
फिर n क्या है? n इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या अपना इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इधर थोड़ा ध्यान दो कि अगर समझो मैंने यहां पर लिया, मैंने यहां पर एक क्यूब ले रहा हूं, मैं यहां पर मैं क्यूब ले रहा हूं, मैं यहां पर एक क्यूब बना देता हूं, ये क्यूब मैंने बना दिया। ये क्यूब समझो इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वो है 1 मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम मतलब क्या? सारे क्यूब का जो साइड का जो लेंथ है वो मेरा 1 मीटर है, तो इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा? 1 मीटर क्यूब बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। तो यहां पर ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? तो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग बोलते हैं n। तो कंडक्टर्स के केस में ये n बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए तो उनका कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है, अगर आपका चार्ज, आपका इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम ही कम है तो कंडक्ट क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चाहिए कंडक्ट करने के लिए। अच्छा, तो n समझ में आ गया। E is charge on an electron, तो 1.6 into 10⁻19 कूलम्स, इतना तो आपको मालूम है। टाउ क्या था? देखिए, टाउ में जाने से पहले एरिया देख लेते हैं। अपना ए होता है अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अपना कंडक्टर का। मतलब अगर आप अपने ये जो है, ये अगर आपने ये कंडक्टर को ऐसा काट दिया तो आपको जो एरिया दिखेगा, ये जो सिलिंड्रिकल जो एरिया है वो अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अब ये टाउ क्या होता है? टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब तुम कितना रिलैक्स करते हो, नहीं तुम नहीं, इलेक्ट्रॉन कितना रिलैक्स करता है। ठीक है, अभी ये क्या होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या होता है कि समझो यहां पर ये मेरा कर्नल्स है, ये मेरे कर्नल्स है, ये कर्नल्स, ठीक है, ये मेरे कर्नल्स है। जो मैंने बोला था ना, कॉपर में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो जो बचता है उसको कर्नल बोलते हैं। तो ये मेरे कर्नल्स है जो मैंने येलो से रिप्रेजेंट करके रखा है। और मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऐसा भाग रहा है और कोलाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, कोलाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, कोलाइड कर रहा है, तो ये कोलिजन होते बैठ रहा है। तो ये कोलिजन्स के बीच में जो उसको रिलैक्स करने का टाइम मिल रहा है ना, मतलब जो एकदम चिल मार के गाड़ी चला रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब समझो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा चल रहा है और ये चल रहा है इतना, इसको टाउ टाइम लगा कोलाइड होने तक। तो ये जो टाइम है जहां पर एकदम चिल मार के रिलैक्स मार के चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पर टाउ टाइम लगा होगा, फिर यहां पर कोलाइड कर लिया, वो वापस से इधर कोलाइड करके इसका डायरेक्शन बदल गया, तो फिर ये वापस से एक और कर्नल में अपना कोलाइड करने के लिए जा रहा है। तो ये दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लग रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ रहा है? तो ये टाइम अलग हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली ना कोलिजन तो बहुत रैंडम होता है। तो ये तुम्हारा टाउ 1 था, ये तुम्हारा टाउ 2 था, वैसे ही कोलाइड इधर वापस कर लिया और ये जो टाइम लग रहा है उसको वापस एक और बार कोलाइड होने तक उसको हम लोग वापस रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो जितनी भी कोलाइड कोलिजन हो रहा है उसका जब हम लोग रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज लेंगे उसको हम लोग को निकाल के आता है टाउ एवरेज, नहीं तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ रहा है? तो रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। आई होप आई एम वेरी क्लियर। ठीक है, ओके। तो हम लोग को टाउ समझ में आ गया, तो आर हमको पूरा समझ में आ गया ये एग्जैक्टली किस बेसिस पे। तो अगर आप इधर नोटिस करोगे, ये एम जो है, एन जो है, ई स्क्वायर जो है और ये जो टाउ जो है, ये वाला जो चीज है ये खुद एक कांस्टेंट बन सकता है और ये अपना कांस्टेंट अपना क्या बन जाता है? ये अपना रो बन जाता है, ये अपना रो बन जाता है। उसके लिए हम लोग इसको R इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिखते हैं। तो अभी आप रो को भी, अच्छा अब ये रो क्या होता है? ये रो होता है अपना रेजिस्टिविटी, ये रो होता है अपना रेजिस्टिविटी। समझ में आ रहा है? ये रो अपना क्या होता है? रेजिस्टिविटी। या इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं जो लोग थोड़ा ध्यान नहीं रखते, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो रो अभी क्या होता है? किस पे डिपेंड करता है? दैट इज एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, और हम लोग को तीन फॉर्मुलाज यहां पर मिल चुके, दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए और रो का वैल्यू हम लोग को पता चल गया एम एन ई स्क्वायर टाउ है। समझ में आया? तो आपको अगर आपको इतना चीज समझा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ ये हम लोग ने कर लिया, ओके। अभी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में फर्क क्या है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है, अभी जॉनी का फंडा यहां पर आने वाला है। रेजिस्टेंस जो है जॉनी का फंडा में क्या बोलता है कि रेजिस्टेंस जो है आपका LAMT, मतलब क्या? लर्न एट माय ट्यूटोरियल्स, ध्यान रख सकते हो। लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर में आप इसको रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब ये कैसे चेंज होता है वो हम लोग देखेंगे, कैसे चेंज होता है वो हम लोग देखेंगे। ये अपना जॉनी का फंडा हो गया। बट क्या रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है? नो, रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो एरिया पे डिपेंड भी नहीं करता है। हाँ, मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल चेंज करोगे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर डिपेंड करता है, हाँ जी डिपेंड करता है। अभी आप बोलोगे अभी तो फॉर्मूला में देखा था, कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना? तो अपना R तो LA में डिपेंड करता है, बट अगर आप देखोगे रो में तो कुछ है ही नहीं वैसा। समझ में आ रहा है? तो
तो अभी हम लोग इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। देखो, अगर मैंने यहां पर एक कॉपर का मैंने दो चीज लिया, मैंने कॉपर का मैंने दो चीज ली है, सेम चीज लिया मैंने इसको क्या कर लिया, ये मोटा है ये पतला है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया A2 है, इसका लेंथ L1 है, L2 है, और सेम मटेरियल उसके में कॉपर लिखा है। मैं बोल रहा हूं क्या दोनों में R सेम होगा और क्या दोनों में रो सेम होगा, दैट इज रेजिस्टेंस सेम होगा कि रो सेम होगा। तो अगर आप ध्यान दोगे, मैंने क्या बोला था, आपका जो रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशंस एंड मटेरियल पे डिपेंड करता है, बट ये आपका डायमेंशंस में डिपेंड नहीं करता रेजिस्टिविटी, आपका बस ये मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इस केस में अगर आप ध्यान दोगे, इस केस में आपका यहां पर जो रो है दोनों में आपका सेम आएगा। अगर आप 2 किलो कॉपर लो, 3 किलो कॉपर लो, 1 सेंटीमीटर का कॉपर लो, कुछ भी लो, उसका रो आपका सेम आएगा। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। बट हां, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका अलग आएगा, R1 एंड R2 अलग रेजिस्टेंस आएगा। तो क्या R सेम है? नहीं, ये गलत है। क्या रो सेम है? हाँ जी, सही है। समझ में आया? आई होप सो आई एम वेरी क्लियर विद दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इसमें मैं अगेन डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या है। अगेन यहां पर अगर आप देखोगे, दिस इज RF इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। RF मतलब क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, मतलब किसी टेम्परेचर पे, किसी फाइनल टेम्परेचर पे पहुंच के वो मटेरियल का रेजिस्टेंस RF हो जाएगा। और T1 में, मतलब पहले T1 टेम्परेचर में उसका रेजिस्टेंस क्या है, उसको हम लोग R0 बोलते हैं। और अल्फा अपना एक कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस ये वाले फॉर्मूला से अगर आपको अल्फा का वैल्यू मालूम है, डेल्टा टी का वैल्यू मालूम है, R0 का वैल्यू मालूम है, आप RF का वैल्यू निकाल सकते हो। या आप अल्फा का खुद एक वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने कुछ नहीं, मैंने बस सब्स्टिट्यूट किया, रीअरेंज किया, आपको एक ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर आप R के बदले में, अब R को आप लिख सकते हो ना, R इज इक्वल टू रो L बाई ए लिख सकते हो। ये इसमें अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर में कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला मिल गया। आई होप सो आई एम वेरी क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी कंडक्टर्स के केस में अब मैं अभी आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये चेंज कैसे होता है। अभी कंडक्टर्स में अगर समझो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने बढ़ा दिया। अगर टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, सिंपल सी बात है यार, अगर समझो मैंने तुम लोग को एक गर्म तवे में रख दिया तो तुम लोग तपने लग जाओगे, तुम लोग एकदम डांस करने लग जाओगे। इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही होता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल चुका है वो हीट एनर्जी की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। और अगर ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, उसका एकदम वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से उसका कोलिजन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं? कोलिजन्स इंक्रीज होने की वजह से आपका जो टाउ है वो आपका घट जाएगा। टाउ जो है आपका घट जाएगा। सिंपल सी बात है ना, तुम्हारा टाइम कम होगा। अगर स्पीड एकदम ज्यादा हो गया, एकदम रैंडम हो गया, तो कोलिजन्स भी बहुत जल्दी होंगे। कोलिजन जल्दी होने की वजह से आपका टाउ भी कम हो जाएगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में टाइम कितना लग रहा है ना, टाइम घट जाएगा। अगर टाइम घट रहा है, इनवर्स रिलेशन होने के कारण आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और आपका रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। आपका रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। तो ये हम लोग को हो गया। बट एक और केस हो सकता है कि टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण कॉपर एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज हो सकते हैं एनर्जी मिलने के कारण, है कि नहीं? तो आपका एन बढ़ सकता है, आपका दैट इज अपना इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आपका बढ़ सकता है। और अगर एन बढ़ गया, तो अगर आप देखोगे एन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इधर भी एन बढ़ गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। तो ये तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया। बट आपको एक बात ध्यान देना है कि कंडक्टर्स के केस में आपके पास, मैं अभी इधर यहां पर सिल्वर का एग्जांपल ले रहा हूं, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यार। तुम हीट दोगे उसमें कितने ही ऐड होंगे यार, कितने ऐड होंगे? तो मतलब तुम इतने बड़े से एक क्वांटिटी में अगर कुछ और ऐड करोगे तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये जो एडिशन हो रहा है ना, आयोनाइजेशन जो आपका जो एडिशन हो रहा है ना, वो आपका इनसिग्निफिकेंट फैक्टर है। क्योंकि फॉर एग्जांपल सिल्वर में 5 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है एक पर यूनिट वॉल्यूम में। तो आप समझ सकते हो कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप आयोनाइज करके डाल भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये जो फैक्टर है वो आपका इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, एंड दिस इज द सिग्निफिकेंट फैक्टर। समझ में आ रहा है? दैट इज द रीजन। यहां पर अगर आप ग्राफ देखोगे, ये कॉपर का ग्राफ है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ रहा है आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है। वैसे सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या हो रहा है, देखो। सेमीकंडक्टर्स मतलब क्या हो सकता है कि सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगेन आपका टेम्परेचर बढ़ गया
तो टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या कोलिजन बढ़ेगा, है ना, क्योंकि एनर्जी मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को। वैसे ही टाउ आपका, अच्छा ये मैंने यहां पर गलत लिख दिया, यहां पर आपका टाउ बढ़ेगा नहीं, आपका टाउ घटेगा। हाँ, टाउ आपका घटेगा, ओके, टाउ घटेगा तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा और आपका रो भी आपका बढ़ेगा। वैसे सेम चीज बोलोगे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एन आपका एन भी बढ़ेगा क्योंकि आयनाइज ज्यादा हो रहा है। तो अगर आपको सेम यहां पर आपके कॉन्ट्रडिक्टिंग चीजें हो रही है तो इसमें आप क्या सेलेक्ट करोगे, इसमें आप इसको सेलेक्ट करोगे क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो होता है ना उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, रूम टेम्परेचर में बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दोगे आयोनाइज खतरनाक होगा क्योंकि इसमें आप अगेन इंप्योरिटी डाल के डोपिंग डाल के वो सब पढ़ने वाले हो। बट सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है मतलब खतरनाक अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। तो ये फैक्टर आपका इनसिग्निफिकेंट हो जाता है और ये आपका क्या होता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने में सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस घट जाता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके, आई एम वेरी 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 क्लियर। वैसे ये मैंने ग्राफ शो किया, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ रहा है आपका रेजिस्टेंस भी घटते जा रहा है। समझ में आ रहा है, ओके। लास्ट वन दैट इज अलॉयज, निक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटाइन। अभी इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्पेशल अलॉयज होते हैं, थोड़े बहुत निक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटाइन। निक्रोम वायर्स तो बहुत फेमस होता है क्योंकि ये आपका निकल और क्रोमियम से बना होता है। इसका स्पेशल थिंग क्या पता है क्या, स्पेशल थिंग ये है, ये आपका स्पेशल थिंग है, क्या है ये आपका स्पेशल थिंग ये दैट टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस नियरली अनअफेक्टेड, ज्यादा बढ़ता ही नहीं। उसके लिए हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट्स में ज्यादा यूज करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ घटेगा क्योंकि क्यों कोलिशंस बढ़ रहे हैं तो टाउ घटेगा, तो उसके से रेजिस्टेंस बढ़ गया। इधर भी वैसे टेम्परेचर बढ़ गया, आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है बट रेजिस्टेंस आपका घट रहा है। तो ये क्या होता है ना, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये कंपेंसेट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, उसके वजह से रेजिस्टेंस नियरली अनअफेक्टेड। बट ये वाला ग्राफ देखोगे बोले कि थोड़ा बढ़ रहा है, अरे यार घूम फिर के ये भी तो मेटल से ही बने ना, तो मेटल्स में तो क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो उसके लिए आपका थोड़ा बहुत बढ़ रहा है बट उतना बढ़ेगा नहीं, ठीक है। आई होप सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर विद दिस। ये थोड़ा बहुत थियोरेटिकल लेक्चर था बट ये जानना बहुत ही बहुत ही यूजफुल था, उसके मैंने थोड़ा रखा। एक पीवाईक्यू कर लेता है एंड वी विल स्टॉप। दैट इज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, नहीं सेमीकंडक्टर्स का कम होना चाहिए तो ये गलत है। डिक्रीजेस फॉर बोथ कंडक्टर्स, नहीं ये भी गलत है भाई, ये भी गलत है। इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर्स, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, ये हम लोग ने देखा था, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। डिक्रीजेस for conductors but increases for semiconductors, no this is wrong, ठीक है। तो I hope so आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। एंड जैसे कि मैं बोलता हूं कि आपको जो भी कमेंट्स है आप डाल सकते हो, कोई भी कंसेप्ट आपको समझना है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। एंड आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून विद वन मोर कंसेप्ट। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ। एंड यस, एक और बात, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है, फॉर फर्दर अपडेट्स। सो अगेन दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ। So bye bye.